नहीं, नीट का था, जेई एडवांस का लेकर नीट का रिजल्ट लेट से आता है। जेई एडवांस आएगा अगले साल तुम्हारे लोग के बीच से ही। बहुत बढ़िया। बोर्ड दिख रहा है अच्छे से? लिखने पे पता चलेगा ना। देखो लास्ट क्लास में जब हम लोग चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे, उस समय का बात स्टार्ट करते हैं। वहां पे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे सेल्फ इंडक्शन। थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ उस पार्ट को। जैसे 2-3 फॉर्मूला याद रखना है। एक तो एन फाइव इज इक्वल्स टू होता है एल आई। ठीक है, एन फाइव कहने का मतलब क्या है समझो। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, फाइव होता है फ्लक्स, एल होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और आई होता है करंट। पहला फॉर्मूला तो ये याद रखना है कि एन फाइव एल आई के इक्वल होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का बात हो रहा है। दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है एन डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, मैग्नीट्यूड के टर्म में ये होता है। अगर हम साइन देखेंगे तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, पहला चीज तो याद रखना है कि एन फाइव किसके इक्वल होता है, एल आई के इक्वल होता है। और दूसरा एन डी फाइव और डी टी इक्वल टू होता है, माइनस साइन वहां पे डिनोट करता है नेगेटिव जो अपोजिट पार्ट को डिनोट कर रहा होगा। और यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी में एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस और डी आई बाई डी टी कहने का मतलब होता है आई बनाम आई वहां पे वेरिएबल होता है। ये चीज को ध्यान रखना है। एल का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स। ये सारा लिखा हुआ होगा, फिर भी एक बार इसको लिख लेना और ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है। और इससे रिलेटेड एक और टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखना कि जो हम सेल्फ इंडक्शन का बात किए थे या बैक ईएमएफ का जो बात किए थे वो होता है एन फाइव। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, फाइव इज फ्लक्स, एल होता है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, आई होता है करंट। अगर करंट बदल रहा होगा तो फ्लक्स भी बदल रहा होगा। और टाइम के रिस्पेक्ट में वी कैन राइट एन डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एल डी फाइव बाई डी टी। आई क्या है यहाँ पे, करंट है। आई यहाँ पे करंट है और जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स और फाइव होता है फ्लक्स। ये करंट है यहाँ पे और जो फाइव है वो है फ्लक्स। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में जो लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एन डी फाइव बाई डी टी का वैल्यू होता है ई। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी के इक्वल होता है। ये पूरा टॉपिक सेल्फ इंडक्शन का था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास शायद वेडनेसडे को हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद तो टेस्ट से रिलेटेड बताया था। तो ये चीज को हम याद रखेंगे कि एन फाइव एल आई के इक्वल होता है, दूसरा एन डी फाइव बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी के इक्वल होता है। और वहां से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये चीज ध्यान रखना है। ये तो बात था सेल्फ इंडक्शन का जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। सेल्फ इंडक्शन मतलब क्या होता है समझ लो फिर से। अगर एक कॉइल में करंट के बदलने के कारण से अगर वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सपोज करो हमारे पास एक सोलेनॉइड है और उस सोलेनॉइड का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एन है और वो कुछ ऐसे दिख रहा होगा। और इसमें जो करंट एंटर किया है वो करंट अगर वेरिएबल होगा, वेरिएबल कहने का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में अगर उसका वैल्यू बदल रहा होगा तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण से फ्लक्स चेंज होगा। एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। देखो इसमें क्या क्या हुआ, करंट इस कॉइल में फ्लो हो रहा था और करंट के फ्लो होने के कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब चूंकि करंट बदलता हुआ है यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा रहेगा, बदलता हुआ। अब जब मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो फ्लक्स भी बदलेगा और फ्लक्स के बदलने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये सारा बात हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था। इसमें जो वर्ड है सेल्फ इंडक्शन,
इसमें सेल्फ का कहने का मतलब होता है जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा था उसी कॉइल में अलग से एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, और वो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा जो इसके वैल्यू को कम कर रहा होगा, इसीलिए हम वहां पे वर्ड बोलते हैं बैक ईएमएफ। नोट्स को रिवाइज करना, लास्ट लेक्चर वाला, उसमें ये सारा पॉइंट वहां पे समझ में आ जाएगा किस तरीके से लिखा था। हमारा जो मेन काम है 3 फॉर्मूला याद रखना। पहला N phi = Li होता है जो कांस्टेंट के लिए होता है। अगर करंट कांस्टेंट है तो हम बस इतना लिखेंगे N phi = Li। ये जो वर्ड N phi है, दिस N phi इज टोटल फ्लक्स लिंकेज, टोटल फ्लक्स लिंकेज, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं टोटल फ्लक्स। ठीक है, N phi का मतलब क्या होता है? टोटल फ्लक्स या टोटल फ्लक्स लिंकेज, जो L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और I होता है यहाँ पे करंट, उसके इक्वल हो सकता है। अगर करंट वेरिएबल हो तो 2 इक्वेशन और है, वो याद रखना है। ये सारा बात सेल्फ इंडक्शन का है, इसको नोट करो, फिर आगे हम पढ़ते हैं। और L के बारे में मैंने डायमेंशन भी बताया था, L का डायमेंशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड हमने देखा था कि जो L का डायमेंशन क्या आया था और यूनिट क्या आया था। अब क्या ध्यान रखना है हमें कि L एक नोट करके लिख लेना है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यहां पे लिख ले रहा हूं। L एक स्केलर क्वांटिटी है, L एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और L का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ L इज हेनरी, ठीक है, HENRY, ऐसा यूनिट का बात हो रहा है, डिनोट करते हैं H से। ये 2 पॉइंट याद रखना है। और मैंने बताया भी था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस वाले में मिली हेनरी हेनरी करके ऐसा क्वेश्चन जो आया था, उसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ऐसा मान के चलो, क्योंकि इससे आगे जो आएगा वो इससे रिलेटेड। तो 2 टॉपिक होता है इंडक्शन का, एक होता है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन, उसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इसको नोट कर लिए होगे सभी कोई? अब देखो, लिखो टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पहले हम समझेंगे वर्ड क्या है, म्यूचुअल वर्ड का मतलब क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। तो देखो, म्यूचुअल इंडक्शन कहने का मतलब होता है आपस में एक कॉइल के कारण से दूसरे कॉइल पे अगर करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, उसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जो बुक में फिगर बताया गया है या बुक में जो केस लिया गया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में समझने के लिए। हमें क्या करना चाहिए, एक सिंपल सा सर्किट लेना है और जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन होता है। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हमने रेजिस्टेंस को डिनोट किया था इस सिंबल से, कैपेसिटेंस को इससे, उसी तरीके से कॉइल में अगर इस तरीके का सिंबल दिखेगा अगर, तो हमें ध्यान रखना है कि ये इंडक्टेंस का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? इंडक्टेंस का। और उस इंडक्टेंस में अगर करंट का वैल्यू चेंज होते रहेगा तो वहां पे फ्लक्स आता है। अब देखो जरा ध्यान से, मान लो यहाँ पे एक सर्किट है और इस सर्किट में हमने करंट फ्लो करवा दिया। किससे फ्लो कराया? तो अभी के लिए मैं बैटरी बोल रहा हूं, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है। मैं यहाँ पे बाद में जब तुम्हें एसी सर्किट पढ़ाऊंगा या एसी वाला चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट, उस समय तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे ऐसा हमें वोल्टेज लेना होगा जिसके कारण से वैल्यू ऑफ करंट हर समय बदल रहा होगा। तो वो जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी के लिए हमें समझना है कि करंट वेरिएबल, ठीक है, ऐसा कीजिए। मान लो इस सर्किट में करंट जा रहा है और दिस आई इज कैसा है, ये वेरिएबल आई है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू बदल रहा है। ठीक है, अब देखो इस कॉइल में ये करंट क्या, और यहाँ पे एक और कॉइल, यहाँ पे एक और कॉइल है जो इसके बगल में रखा हुआ था। ठीक है, ये एक और कॉइल है जो इसके बगल में रखा हुआ था। तो क्या होगा समझते हैं। यहाँ पे इस कॉइल में करंट था, करंट के कारण से यहाँ पे करंट फ्लो हुआ और करंट इसमें एंटर करेगा। इंडक्टेंस किसके तरह बिहेव करता है? एक सोलेनॉइड के तरफ। मान लो ये एक सोलेनॉइड है, उसके ऊपर कॉइल्स लपेटा गया है। अब इस वाले कॉइल को मैं नाम दे रहा हूं प्राइमरी, मतलब जो पहले आया है, और इस वाले कॉइल का नाम दे रहा हूं सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मतलब जो पहले आया, सेकेंडरी मतलब जो बाद में आया। मान लेते हैं इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा उसका नाम दे रहा हूं N1, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो होगा N2। और मान लो इसमें जो करंट फ्लो हुआ उसका वैल्यू मैंने दे दिया I1।
जो प्राइमरी है उसमें सब में 1 1 1 देना है, और जो सेकेंडरी आएगा उसमें सारे चीज का नाम देना है N2 I2 ऐसा कुछ। तो देखो यहां से करंट इसमें एंटर हुआ, करंट यहां से आया इसमें, करंट इसमें एंटर करेगा कितना I1 जो यहां से एंटर कर रहा है, और हमें यह पता है कि करंट यहां पे वेरिएबल है। अब मुझे बताओ अगर करंट वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड खुद से वेरिएबल हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल होगा, ये तो समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, इस कॉइल में जो करंट गया है वो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो इसको भी तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। यहां पे ये जो N2 कॉइल है, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है? पहला वाला कॉइल। ये चीज को ध्यान से समझ लो। म्यूचुअल वर्ड का मतलब होता है एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को क्या हो रहा है, ये हम आपस में देखने का कोशिश कर रहे हैं। तो वी हैव टू कॉइल्स, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी वाले कॉइल में करंट एंटर किया, अगर करंट एंटर किया तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वहां पे, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। अगर बताओ करंट अगर बदल रहा होगा, अगर करंट वेरिएबल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगा, और ये इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये दोनों कॉइल में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे ये दोनों जो कॉइल है इसमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बस दोनों को पास में लाके रखा गया है। ये कॉइल से करंट गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा, और ड्यू टू दिस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को मिलेगा। अब देखो इस कॉइल को क्या होगा, इस कॉइल का कुछ ना कुछ एरिया होगा, और यहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को मिल रहा है। किसके कारण से मिल रहा है? तो पहले वाले कॉइल के कारण से इसको वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो पहले इनिशियली इस सर्किट में कोई करंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मिला उसके कारण से यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा, और इस फ्लक्स के कारण से वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा तुम लोग को समझ में आएगा किस तरीके से कॉइल में करंट जनरेट हो रहा है। हमने करंट इसमें फ्लो कराया था, मैग्नेटिक फील्ड इसमें बदला था, और फ्लक्स इसमें भी बदल रहा था, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर जरा ध्यान से देखोगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बदल रहा है वो इस रीजन पूरे में बदल रहा है, और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो यहाँ पे जो कॉइल है इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से फ्लक्स में चेंज आएगा, और उसी को कारण से इस कॉइल में पहले जो करंट नहीं था अब करंट फ्लो होगा। ये बताओ कितने लोगों को ये समझ में आया है? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? तो देखो यहाँ पे अब हमें लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे वो समझ लो। ये तो हमारा एक सिंपल सा डायग्राम है जिससे एक्सप्लेन किया गया। अब देखो एनसीईआरटी में कैसे एक्सप्लेन किया गया। एनसीईआरटी में बता दिया गया है दो कॉइल लेने के लिए, और दो कैसा होना चाहिए? दो सोलेनॉइड लेना चाहिए जो कोएक्सियल होने चाहिए। कोएक्सियल बोलने का मतलब होता है कि दोनों का एक्सिस सेम होना चाहिए। इस चीज को समझो, एक सोलेनॉइड ये है और इसके ऊपर से एक और सोलेनॉइड, और दोनों का एक्सिस क्या है? सेम। इस तरीके से बात किया जाता है। तो पहला चीज तो ध्यान से समझो, ये फिगर और ये फिगर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। अंदर वाले कॉइल के नजदीक में बाहर वाला कॉइल रखा हुआ है, यहाँ पे क्या था? इस प्राइमरी कॉइल के नजदीक में सेकेंडरी कॉइल रखा हुआ था। तो इस चीज को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी कॉइल पे अगर फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे फैराडे लॉ के हेल्प से क्या आ जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब जरा ध्यान से समझो, अगर करंट इसमें एंटर कर रहा है और वो करंट वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में वेरिएबल होगा। यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है। यहाँ पे जो वेरिएबल है ये तो हमने पढ़ के ही आया, सेल्फ इंडक्शन में क्या होता था? इस कॉइल में ही करंट जनरेट हो जाता था। लेकिन हमारा काम अभी इस वाले कॉइल को देखना है। इस वाले कॉइल पे क्या होगा? इस वाले कॉइल पे इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिला, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। तो चूंकि यहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स जनरेट होगा, और जब भी फ्लक्स चेंज होते रहता है तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। और बिना इन दोनों के इंटरकनेक्शन के बावजूद, यहाँ पे इंटरकनेक्शन नहीं है, यहाँ से कोई करंट इधर फ्लो नहीं होगा, लेकिन इस करंट के कारण से इस कॉइल में करंट जनरेट हुआ। और इसी चीज को हम बाद में चल के पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। वहां पे भी दो कॉइल होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन अभी हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन, तो हम बस इसको ध्यान में रखेंगे।
तो पहले इन दोनों फिगर को बना लो सभी कोई, फिर हम आगे इसका डेफिनेशन लिखेंगे। फिगर बन गया सभी कोई का? लिखो इसका डेफिनेशन लिखो। म्यूचुअल इंडक्शन का सबसे पहले कभी कभी 1 मार्क्स में डेफिनेशन भी पूछता है, तो इसका डेफिनेशन लिखो सभी कोई, फिर हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन डिफिकल्ट नहीं है, 2 से 3 लाइन का, लेकिन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में लिखो when variable current in primary coil, when variable current in primary coil, when variable current in primary coil produces changing magnetic flux in secondary coil, then EMF is induced in secondary coil. Then EMF is induced in secondary coil, and this phenomenon is known as म्यूचुअल इंडक्शन। MI शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तुम लोग पूरा लिख लेना, म्यूचुअल इंडक्शन। इस चीज को एकदम अच्छे से समझना है कि किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। बाद में डेरिवेशन तो याद हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो जो 3 फॉर्मूला मैं पहले बताया हूँ उसी पे सॉल्व हो जाता है इसका न्यूमेरिकल। तो ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए सर्किट बताया था कि प्राइमरी कॉइल में जब करंट का वैल्यू बदल रहा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने लगेगा सेकेंडरी कॉइल में, और उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब होता है एक से दूसरे का कनेक्शन, इंटर कनेक्शन बोल सकते हैं। कैसे? इसके कारण से इसमें आया करंट, ठीक है, लेकिन दोनों में कहीं पे सर्किट में कोई कनेक्शन नहीं, ये चीज को ध्यान रखें। अब देखो नीचे लिख लो इसका डेरिवेशन। अब जो बुक में डेरिवेशन बताया गया है वो सोलेनॉइड के लिए ही बताया गया, ठीक है, क्योंकि हमें सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पता है, इसलिए हम सोलेनॉइड का डेरिवेशन देख सकते हैं। मान लो एक सोलेनॉइड ऐसा कुछ, ठीक है, और एक और सोलेनॉइड है जो ऊपर से है। कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा मैं फिगर बना रहा हूं वैसे फिगर बनाओगे, समझ में आ जाएगा। समझो एक ऐसा हमारे पास एक बड़ा सा सोलेनॉइड है और उसके सेंटर वाले लाइन पर एक और सोलेनॉइड रखा हुआ है जिसका छोटा रेडियस। इस बड़े वाले रेडियस सोलेनॉइड का रेडियस बड़ा होगा और छोटे वाले सोलेनॉइड का रेडियस छोटा होगा, और दोनों का लेंथ सेम होगा, और दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट सेम है। मतलब दोनों का अगर हम एक्सिस देखेंगे तो एक्सिस वाला लाइन दोनों के लिए सेम होगा। जैसे देखो अगर मान लो यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर है और एक बड़ा सा, तो दोनों का एक्सिस या फिर सेंटर वाला लाइन सेम होगा, ये चीज देखना है। तो डेरिवेशन किस तरीके से करना है देखो। सबसे पहले तो इसमें कुछ पॉइंट लिखना होगा। कंसीडर 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड, कंसीडर 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड हैविंग, कोएक्सियल वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है?
को एक्सियल कहने का मतलब होता है को मतलब सेम, और एक्सियल कहने का मतलब दोनों का एक्सिस अगर सेम तो उसको हम बोलते हैं को एक्सियल सोलेनॉइड। हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स N1 and N2. Consider two coaxial solenoid having number of turns N1 and N2 and have same length L, having radius R1 and R2। मतलब क्या है समझो, दो जो कॉइल है, पहले वाला जो छोटा वाला कॉइल है इसका रेडियस R1 बोल रहा हूं, और जो बड़ा वाला कॉइल है वो रेडियस R2। मतलब इस तरीके से समझना है, एक सोलेनॉइड के ऊपर से दूसरा सोलेनॉइड रखा और दोनों में कोई कनेक्शन नहीं। मान लो ये सोलेनॉइड है, इसके ऊपर ये एक सोलेनॉइड है, ऐसा कुछ रखा, लेकिन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, मतलब अंदर वाला बाहर वाले से कनेक्टेड। मतलब सेम क्या है बस समझो, कंसीडर टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। कोएक्सियल बोलने का मतलब दोनों का एक्सिस सेम, हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2। एक का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, दूसरे का नंबर ऑफ टर्न्स N2, दोनों का लेंथ सेम है। हैविंग रेडियस R1 एंड R2, एक का रेडियस R1 है और दूसरे का रेडियस R2, ये ध्यान रखें। और अंदर वाले सोलेनॉइड का नाम रख लो S1 और बाहर वाले सोलेनॉइड का नाम रख लो S2। ठीक है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है, बस ये जो लिखा हुआ है उससे क्लियर हो जाएगा। N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, लेंथ दोनों का सेम है। ये जो लेंथ थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है वो मैंने बताया कि तुम्हें समझ में आ जाए कि कौन सा क्या पार्ट है उसका। और रेडियस दोनों का क्या क्या है, R1 और R2। अब देखो यहाँ क्या होगा कि हम करंट फ्लो करा रहे हैं, मान लो I करंट, I1 करंट फ्लो करा रहे हैं, किसमें करा रहे हैं, इनर सोलेनॉइड में हम करंट फ्लो करा रहे हैं। इनर सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगा और वो करंट कैसा है, वेरिएबल करंट। तो समझो क्या होगा, कंसीडर I1 current, consider I1 current is flowing in solenoid। जो छोटा वाला सोलेनॉइड है उसका नाम रख दे रहा हूँ S1, ये वाला सोलेनॉइड का नाम S1 है और इसका नाम S2। तो देखो I1 करंट किसमें फ्लो हो रहा है, सोलेनॉइड S1। कंसीडर I1 करंट इज फ्लोइंग इन सोलेनॉइड S1। ठीक है, ये वाला बात समझ में आ गया कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसके कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो कौन से करंट में फ्लो हो रहा है, S1। तो देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, N5 इक्वल्स टू हम लिखते हैं Li। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझो L नहीं लिख के क्या लिखना है, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे M। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना है, जिस तरीके से वहां पे N5 को Li लिखते हैं, L का मतलब होता था सेल्फ इंडक्शन, उसी तरीके से यहाँ पे लिखना है N5 इज इक्वल्स टू Mi। Mi का मतलब यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो होने के कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे इसको समझो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो यहाँ पे पूरे में बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अब बदलने के कारण से फ्लक्स बदल रहा है। तो किस तरीके से हम लिखेंगे, देखो इस N5 के लिए अगर मैं अच्छे से लिखूं, करंट इसमें जा रहा है और ये करंट चेंज हो रहा है, तो करंट किसमें प्रोड्यूस कराएगा, इस वाले कॉइल में कराएगा। अगर इस वाले कॉइल में करंट जाता है, करंट प्रोड्यूस किसमें कराता है, इस वाले में। मतलब तुम्हें सीधा ऐसा समझना है, जिस कॉइल में करंट जाएगा उसके जो रिमेनिंग कॉइल है उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा, इस चीज को समझना है। तो यहाँ पे देखो करंट इसमें एंटर किया है, जनरेट किसमें कराएगा, इस वाले। तो हम कैसे लिखेंगे, N2 इंटू Phi2 इज इक्वल्स टू M इंटू I1। इसको कॉपी में नोट करो सभी कोई।
थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि किस तरीके से लिखना होता है। जब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कंसीडर I1 करंट इज फ्लोइंग इन सोलेनॉइड S1 जो सोलेनॉइड है उसमें अगर करंट I1 फ्लो हो रहा होगा तो समझो यहाँ से करंट किस में फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है S1 सोलेनॉइड में। करंट तो इसमें जा रहा है, इसके कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा और मैग्नेटिक फील्ड के बदलने के कारण से जो फ्लक्स चेंज होगा वो इस कॉइल में होगा। तभी तो हम इसका नाम पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे देखो इस वाले फिगर में अगर इस वाले कॉइल में करंट आया था तो फ्लक्स किस में जनरेट हुआ था, दूसरे वाले कॉइल में। उसी तरह अगर करंट इसमें गया है तो फ्लक्स किस में चेंज होगा, इस वाले में। और उस समय ध्यान से लिखना है जिस वाले में करंट जाएगा उसके जस्ट अपोजिट मतलब जो रिमेनिंग है उसमें फ्लक्स लिखो। अगर I1 करंट इसमें गया है तो फ्लक्स इस वाले में होगा और कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे N2 into phi2। N2 into phi2 मतलब टोटल फ्लक्स लिंकेज इन सेकेंड कॉइल, तो N2 into phi2। अब ध्यान से समझो इस M का नाम क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ये वाला पॉइंट को हम लिख रहे होंगे। अब इसमें नाम लिख लीजिए M21 का मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू 1। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं। अगर कॉइल में करंट I1 जाएगा किसमें, कॉइल फर्स्ट में, तो सेकंड वाले कॉइल में फ्लक्स लिंक करेगा और वो फ्लक्स कैसे लिखेंगे, N2 into phi2। समझ में आ गया। और इस M21 का नाम क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन किसमें हुआ, कॉइल 2 में। किसके कारण से हुआ, कॉइल 1 के कारण से। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं M21 का वैल्यू लिखना चाहूं यहां से तो M21 क्या होगा, यहां से N2 into phi2 अपॉन I1। M21 किसके इक्वल आएगा, N2 into phi2 अपॉन I1। देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 1, तो ऊपर दोनों में 2 आएगा। N phi अपॉन I तो आना ही है, कहाँ पे 2 होगा कहाँ पे 1 होगा, ये याद करने का तरीका। M21 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 है तो ऊपर दोनों में 2 और नीचे क्या आएगा, I1 आएगा। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी समझेंगे और वहां पे क्या आएगा वो भी याद रखेंगे। तुम्हें क्या याद रखना है, देखो M21 लिखा हुआ है, तुम्हें सीधा लिखना है N2 phi2 अपॉन I1। M21 का नाम क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1। इसको नोट कर लो अच्छे से। इसके बाद देखो मैं यहां से हटा रहा हूं इस वाले पार्ट को। बहुत ध्यान से समझना है किस तरीके से डेरिवेशन किया जा रहा है। क्यों मैं इस तरीके से बता रहा हूं, देखो याद करने को तो याद कर लोगे, 3 लाइन का ये है और 3 लाइन का आगे का, लेकिन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके जगह क्या लेना है। तो सीधा याद रखना जिसमें करंट जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाले में म्यूचुअल इंडक्शन होगा। और कितना होगा, करंट अगर इसमें I1 क्या है तो N2 into phi2 अपॉन I1, किसका वैल्यू आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब जरा आओ M21 का वैल्यू देखें, M21 का वैल्यू क्या होगा, इसके नीचे का बात करें। यहाँ पे लिखा हुआ है N2 phi2 और नीचे आएगा I1। अब इसको हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। N2 क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 2। इसको अभी के लिए हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं फ्लक्स का। phi2 का वैल्यू क्या होगा, तो देखो फ्लक्स का यूनिट होता था मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। अब मुझे बताओ एक सोलेनॉइड के इनसाइड में तो मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म। लेकिन हमें पता है कि सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। मतलब अगर इस बाहर वाले को भूल जाओ तो यहाँ पर वाला जो रीजन है इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। और करंट अगर इसमें गया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी में होगा और इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमें फ्लक्स लिखना होगा वो फ्लक्स कितने दूर के लिए लिखना होगा, बस इतने ही दूर के लिए लिखना होगा ना, बीच वाला जो कॉइल है इसके लिए। क्यों ऐसा लिखना होगा, क्योंकि हमें पता है इस वाले रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर का एरिया इंक्लूड नहीं करना है। तो हम N2 और phi2 के जगह लिखेंगे, क्या लिखने वाले होंगे, देखो इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N I1
और साथ में एरिया को अगर लिखूंगा तो पाई r1 स्क्वायर। कैसे लिख रहे हैं? हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B डॉट A। B होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस पूरे कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो कितने के कारण से आ रहा है? इतने के कारण से आ रहा है। और इतने में मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट एन I1। और एरिया इस छोटे से कॉइल का कितना होगा? पाई r1 स्क्वायर। याद रखना, लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि चूंकि हमें फ्लक्स इस वाले में निकालना है तो हम पूरा एरिया लेंगे। पूरा एरिया इसलिए ले लेंगे कि यहाँ वाले में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ये एरिया कोई काम का नहीं। ठीक है। और दूसरा तरीका याद रखने का है कि दोनों पूरा डेरिवेशन में एरिया जब भी लिखना होगा तो पाई r1 स्क्वायर लिखना है। तो याद करने का बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। एरिया जहां पे भी लिखना होगा क्या लिखेंगे? पाई r1 स्क्वायर लिखेंगे। अब जरा देखो, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ। यहाँ पे N2 phi2 की जगह क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इन 1 इंटू एरिया इन 1। BA लिखते हैं बेसिकली। फ्लक्स को क्या लिखते हैं? BA। D का फॉर्मूला यहाँ पे ये एरिया के लिए। और करंट कितना है? I। यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो, अब ये वाला जो है N1 होगा, यहाँ नॉट N1। I1 से I1 कट गया। N2 का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो स्मॉल n2 इंटू एल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकता हूँ स्मॉल n2 इंटू एल? देखो, n होता है n बाई एन। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है? ये होता है n बाई एल। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है कैपिटल N अपॉन एल। तो कैपिटल N का वैल्यू क्या होगा? n इंटू एल। और इस कैपिटल N2 का वैल्यू क्या होगा? n2 इंटू एल। क्योंकि दोनों का लेंथ तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर वाले का 2 है और नीचे वाले का 1। तो n1 n2 वहां से लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या है? देखिए, म्यू नॉट n1 पाई r1 स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं म्यू नॉट n1 n2 l पाई r1 स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। इसको याद रखना, इसको नोट करो। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है ये वाला, लेकिन तुम लोग को समझना होगा कि ये सिलेबस का पार्ट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना होगा। डेरिवेशन बाद में जब याद करोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो याद करने वाला पॉइंट है इसमें से वो मैं बता चुका हूं। तो ये हमने सारा पार्ट देखा। कब देखा? जब करंट कॉइल 1 में जा रहा था और इसके कारण से सेकेंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो वहां पे आएगा म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। ठीक है। और साथ में M21 का वैल्यू अगर इस टर्म में याद रखना है तो N2 phi2 अपॉन I। दो फॉर्मूला याद रखना है, एक तो ये और दूसरा ये कब कब आता है? जब हम छोटे वाले सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराएंगे। अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे इसमें, जब बड़े वाले कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे और छोटे वाले में क्या फ्लक्स जनरेट होगा वो देखेंगे। तो देखो हम क्या लिखेंगे इसमें? कंसीडर, सेकंड पॉइंट है ये तो पहला आ चुका है। अब हम सेकंड केस लिखेंगे, कंसीडर केस 2। उसको पहला केस लिख लेना, कंसीडर करंट I1 इज फ्लोइंग। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? कंसीडर करंट। अब करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, करंट इसमें फ्लो होगा। कितना होगा? I2, क्योंकि इसमें सारा चीज N2 R2 S2 I2 ऐसा। तो कंसीडर करंट I2 इज फ्लोइंग इन सोलेनॉइड S2। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या, जब I2 करंट सोलेनॉइड S2 में फ्लो हो रहा है, I2 करंट सोलेनॉइड S2 में फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो कैसे लिखना होगा? हमारे लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला N phi इक्वल्स टू Mi होता है। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो करंट I2 में बन रहा है तो फ्लक्स किस में जनरेट होगा? छोटे वाले में। क्या लिखेंगे? N1 phi1 इज इक्वल्स टू N1 phi1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। समझो, I2 करंट इससे फ्लो हो रहा है, तो जो कॉइल है इसमें तो करंट गया बड़े वाले में, जो EMI इंड्यूस होगा वो किस में होगा? छोटे वाले में। तो छोटे वाले में जो फ्लक्स आएगा वो लिखा जाएगा N1 इंटू phi1, N1 इंटू phi1 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2
जो सेकेंड कॉइल में करंट फ्लो हो रहा था किसके कारण से, पहले वाले कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, या फिर ऐसा बोलो पहले वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो। तो हमें लिखना होगा N1 इंटू ∅1, इस वाले कॉइल का नेट फ्लक्स N1 इंटू ∅1 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इंटू करंट किसमें फ्लो हुआ था, I2, करंट किसमें फ्लो हुआ था, I2। तो मैं यहां से लिख सकता हूं M12 is coming out to be N1 ∅1 अपॉन I2। देखो जरा ध्यान से, वहां पे M21 आया था तो लिखा गया था N2 इंटू ∅2 अपॉन I1। अगर यहाँ पे लिखना है M12 तो पहले 1 है तो ऊपर न्यूमरेटर में सारे जगह 1 N1 इंटू ∅1 और नीचे बाद में 2 है तो नीचे क्या लिखा गया है, I2। सिमिलरली M21 में ऊपर दोनों जगह 2 था और नीचे 1 था। तो यहाँ से पहला चीज याद कर सकते हो लॉजिक। दूसरा M12 का मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2, ये याद है। तो केस 2 में इतना पार्ट लिखो, फिर आगे ये वाला काम देखें। अब देखो हम लोग M12 का वैल्यू निकालते हैं। M12 कितना होगा, N1 ∅1 अपॉन I2, वैल्यू पुट करते हैं N1 का। N1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे तो L ही रहेगा, तो स्मॉल N1 इंटू L। फाई क्या होता है बताओ, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया अपॉन I2। आओ इसका वैल्यू पुट करें, N1 L हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कौन से कॉइल में देखना है, फ्लक्स देखना है कॉइल 1 में। इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट एन। अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट एन I2। क्यों आया इस वाले कॉइल में इतना, तो करंट अगर इस कॉइल में बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के कारण से ही आएगा ना, तो हमें लिखना होगा म्यू नॉट एन I2। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स देना होगा वो कितना होगा, 2 देना। जरा ध्यान से देखो, अगर हम N1 ∅1 का बात कर रहे हैं तो N1 इंटू ∅1 लिखना होगा। तो इसमें अगर हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे N1 का तो लिख लिए, N1 है। अब मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और साथ में एरिया लिखेंगे। एरिया ऑलवेज छोटे वाले कॉइल का लिखेंगे, पाई R1²। और यहाँ पे आएगा I2, I2 से I2 कट जाएगा, लिखेंगे म्यू नॉट N1 N2 L और साथ में आएगा पाई R1²। ये आ गया म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 1 ड्यू टू। और देखोगे जरा ध्यान से, M12 का वैल्यू देखो या M21 का, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। म्यू नॉट N1 N2 L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, पाई R1 इज द पाई R1² इज द एरिया ऑफ स्मॉलर कॉइल। ऑलवेज याद रखना, चाहे तुम फ्लक्स सेकंड में निकालो चाहे फ्लक्स 1 में निकालो, जो एरिया होगा वो ऑलवेज छोटे वाले कॉइल का। ठीक है, ये चीज को याद कर लो, कभी डेरिवेशन गलत नहीं, इसको लिख लो। तो यहां से हम नोट करके लिख सकते हैं, ये वाला लिख लिए होंगे सभी कुछ। देखो यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर M21 इज इक्वल्स टू M12 और इन सब का नाम दे देंगे M और इसका वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1²। ऑलवेज रिमेंबर, always area is of smaller coil, area is of smaller coil, smaller coil के कारण से एरिया लिखते हैं। अब समझो जरा बात को ध्यान से, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या फिर N1 is the number of turns per unit length in coil first
N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल सेकेंड, ये वाला ऊपर वाले कॉइल। L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड और पाई r1 स्क्वायर है एरिया ऑफ स्मॉलर कॉइल। इसको फॉर्मूला को याद रखना है और यही डेरिवेशन करने के लिए आता है। रहेगा क्वेश्चन ऐसा, डेराइव फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्शन या फिर डेराइव म्यूचुअल इंडक्शन फॉर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला डेराइव करने के लिए, तो ये वाला डेरिवेशन वहां पे करना होगा। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है, दो फॉर्मूला याद रखना है। M21 लिखेंगे तो N2 phi2 अपॉन I1 लिखना है। M12 लिखेंगे तो N1 phi1 अपॉन लिखेंगे I2। ये किसके टर्म में हुआ? इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स। और ये चाहे सोलेनॉइड हो चाहे कैसा भी फिगर हो, ये वाला भी फिगर होगा तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है। सोलेनॉइड के केस में M12 या M21 दोनों का फॉर्मूला ये आता है, इसको याद रखना है। तो ये सेकंड लास्ट टॉपिक था। इंडक्शन का दो टॉपिक पढ़ना होता है, एक सेल्फ इंडक्शन, एक पढ़ना होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ये दोनों टॉपिक हमने पढ़ लिए, नोट करके इसमें लिखो। इफ सोलेनॉइड, यहां पे लिख दे रहा हूं, ऊपर में लिख रहा हूं इसको। इफ सोलेनॉइड have a material in the core, if solenoid have a material in the core, then M12 या M21 जिसका वैल्यू M के इक्वल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? देखो, अगर मटेरियल नहीं है तो म्यू नॉट है, अगर कोई मटेरियल आएगा तो वहां पे म्यू आर से मल्टीप्लाई करना होगा, बस ये चेंज आ रहा है। तो वहां पे if solenoid have a material in the core of relative permittivity, relative permeability mu r, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर, साथ में क्या लिखेंगे? देखो ये पूरा टर्म लिखते हैं, N1 N2 L पाई r1 स्क्वायर। कुछ भी चेंज नहीं किया हूं मैं, पुराने वाले फॉर्मूला में म्यू आर से मल्टीप्लाई किया हूं, बस देखो म्यू नॉट N1 N2 L पाई r1 स्क्वायर पहले भी था अभी भी है, बस म्यू आर के टर्म से मल्टीप्लाई किया गया, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। कब की बात है ये? जब सोलेनॉइड के अंदर में कोई कोर का मटेरियल डालते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया जाता है, तो सॉफ्ट आयरन कोर का जो भी रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा उससे म्यूचुअल इंडक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इफ सोलेनॉइड हैव ए मटेरियल इन द कोर, ये मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, ये भी याद रखना, ये पहले भी बताया था वैसे, इसको नोट कर दो। इसको लिख लिए सभी कोई? लिखो लिखो। हो गया? लिख लिए? Write down next topic. Energy stored in
इंडक्टर, किसी इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगा वो कितना होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, ऑफ इंडक्टेंस L। एक इंडक्टर है जिसमें जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू L है, तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा ये हमें देखना। तो इस टॉपिक को कहां से रिलेट करना है वो थोड़ा बता दो। याद है वर्क डन बाय कैपेसिटेंस होता है हाफ CV स्क्वायर, या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से आएगा, मतलब इसी के तरीके से आता है। समझो कैसे, हम पावर को लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। कहां पढ़े थे, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में। किसी भी सर्किट में जो पावर होता है वो होता है वोल्टेज इंटू करंट। अब देखो पावर का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, पावर को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को dW/dt लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहां से V इंटू आई आएगा। V क्या है, वोल्टेज। अगर मान लो कोई इंडक्टर है उसमें इंडक्टेंस L दिया गया, ठीक है, ये कोई इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस L है, तो हम इस V को लिख सकते हैं dW/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे वोल्टेज का बात हो रहा है, अगर इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, EMF इंड्यूस होता है एक अलग से, और उस EMF इंड्यूस को हम क्या लिखते हैं, L dI/dt। EMF जो इंड्यूस होता है हम लिख सकते हैं सिंस EMF इंड्यूस इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस L dI/dt। तो माइनस साइन तो क्या डिनोट करता है, मैग्नीट्यूड को। तो अगर माइनस को नहीं देखे तो वोल्टेज को सीधा EMF इंड्यूस के से रिप्लेस कर सकते हैं और उसके जगह लिख सकते हैं L dI/dt, और यहाँ पे करंट क्या है, I, ठीक है। dt से dt कट जाएगा, dw का इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पे क्या है L I di। समझ में आ रहा है कैसा, ये x dx का इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ क्या दिखा हुआ है। L तो कांस्टेंट है, L क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर इंडक्टेंस L बोल सकते हैं इसको। तो dw का इंटीग्रेशन और यहाँ पे L di I का इंटीग्रेशन, तो L कांस्टेंट है, ये किसके तरीका लिखा हुआ है, x dx का इंटीग्रेशन। तो क्या होगा देखो, dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट 0 से w, इसका लिमिट 0 से करंट I फ्लो हुआ है मान लो तो I, तो dw का इंटीग्रेशन w, L कांस्टेंट है, x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, तो I di का इंटीग्रेशन क्या होगा, I स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट कर दो 0 से I, अपर लिमिट I होगा, लोअर लिमिट 0, तो सेम आंसर आएगा। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, वर्क डन कितना आ गया, हाफ LI स्क्वायर, जहां पे L होता है इंडक्टेंस और I होता है करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टेंस। मान लो इसमें करंट I फ्लो हो रहा होगा, तो वर्क डन आ गया हाफ LI स्क्वायर। और नोट करके लिख लेना नीचे, दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy. This work done is stored in the form of potential energy. ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला आया इसमें इंडक्टेंस में, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, ये किससे मिलता जुलता है, तो कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आता था हाफ CV स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, हाफ तो कांस्टेंट है, L किसके तरह है, कैपेसिटेंस के तरह, और यहाँ पे करंट होता है, वहां पे वोल्टेज होता है, तो ये चीज को याद रख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड किसी भी इंडक्टर में जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू L है और उसमें करंट I फ्लो हुआ, तो हाफ LI स्क्वायर याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड in terms of magnetic field. Energy stored in solenoid in terms of magnetic field.
फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ भी नहीं करना है, जरा इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा सकता है, और ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन कराया गया। तो तुम लोग थ्योरी में याद रखना है इस क्वेश्चन को, ताकि कभी डेरिवेशन में आए तो वहां तक पूरा लिखना। एनर्जी स्टोर्ड कितना है, हाफ LI स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन था फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड ऑफ फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्वेश्चन में दिया गया मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में आंसर बताना है, अगर करंट के टर्म में बताना है तो यही हाफ LI स्क्वायर। देखो एनर्जी स्टोर्ड हमें पता है कितना है, हाफ LI स्क्वायर। अब जरा ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आए तुम्हारे एग्जाम में फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से स्टार्ट नहीं करना, स्टार्ट वहीं से करना जहां से मैं पावर का बताया था V × I, और वहां से, क्योंकि हमने सोलेनॉइड से रिलेटेड ही ये एनर्जी स्टोर किया है। ठीक है, तो हाफ LI स्क्वायर कहां से आया वो बता देंगे, और उसके बाद ध्यान रखना है कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में एनर्जी स्टोर्ड बताना है। तो देखो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, एनर्जी स्टोर्ड तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, V = μ0 N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, I इज द करंट इन द सोलेनॉइड। अगर मान लो यही सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के मान लो ये अंदर में सिलिंड्रिकल है और इसके बाहर से कॉइल्स को लपेटा गया और इसमें करंट फ्लो कराया गया है I। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ LI स्क्वायर होगा। कब होगा, जब इस सोलेनॉइड का इंडक्टेंस पता होगा। नहीं पता है तो क्या पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड V = μ0 N। From here I can be written as B upon μ0 N, B upon μ0 N, और ये पुट कर दो यहाँ। Therefore एनर्जी स्टोर्ड, U से डिनोट करते हैं कई बार एनर्जी स्टोर्ड को, हाफ L I स्क्वायर की जगह बताओ क्या होगा, B upon μ0 का होल स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ से, हाफ L B स्क्वायर अपॉन μ0 स्क्वायर N स्क्वायर। ये इसको लिखो, हाफ L, ये हाफ है L, और ऊपर है B स्क्वायर, और नीचे होगा μ0 स्क्वायर N स्क्वायर, μ0 स्क्वायर N स्क्वायर। और L यहाँ पे लेंथ नहीं है, L क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसको लिखो कॉपी में, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला लिख सकते हो। एक तो ये याद रखना है हाफ LI स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है। यहां से एनर्जी स्टोर्ड आ चुका है हमारा U = हाफ L P स्क्वायर अपॉन μ0 स्क्वायर N स्क्वायर। यहाँ पे N याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कैपिटल N/N। ये L क्या है, लेंथ, और ये कैपिटल L क्या था यहाँ पे, इंडक्टेंस। इसको लिखेंगे कॉपी में। अब देखो ये वाला भी फॉर्मूला याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड का हाफ LI स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला फॉर सोलेनॉइड, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब तुम लोग ध्यान रखना, जो सोलेनॉइड था इस फॉर्मूले को और थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाएंगे, देखो जो सोलेनॉइड था उस सोलेनॉइड का L का वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्शन,
वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड। किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो डिराइव किया था L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। चाहो तो कॉपी में देखिए म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। ठीक है, दो फॉर्मूला मैं वहां पे डिराइव कराया था, एक तो स्मॉल एन के टर्म्स में और दूसरा फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया था कैपिटल एन के टर्म्स में। तो पुट कर लेना ना ये वाला कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो एक एल से एक एल कट जाएगा। अगर तुम वो फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो यहाँ पे हम इस लाइन को लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसी को और करके एल का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन की जगह एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ए इंटू एल कट जाएगा, एक आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये दोनों फॉर्मूला तुम कॉपी में देख सकते हैं, कॉपी में लिखा हुआ होगा, लास्ट क्लास के लास्ट पॉइंट में ये बताया था। ठीक है, तो इसमें से अगर तुम वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो एनर्जी स्टोर, देयरफॉर एनर्जी स्टोर कितना आएगा, U इज इक्वल टू हाफ, L का वैल्यू ये वाला पुट कर दो, L का वैल्यू ये वाला म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल डी स्क्वायर अपॉन में क्या है बताओ, अपॉन में है म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कट गया, हाफ डी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू, ये आ जाएगा। तो तीन फॉर्मूला है, तीनों को याद करना है। किस तरीके से याद करना है, एक बार कॉपी में लिखना शुरू करोगे सब समझ में आ जाएगा कहाँ से कैसे याद करना है। एकदम उसको सीरीज में लिखवाया हूँ कि किस तरीके से तीनों फॉर्मूला याद कर सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये एनर्जी स्टोर था। एक और टॉपिक पढ़ना है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन 2 ये आएगा। ठीक है, तो ये अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए ना जो डेरिवेशन में कराया हूँ आज के लेक्चर में, इसको सभी लोग आज जरूर रिवाइज करना। दो चीज तुम लोग को अब करना पड़ेगा जैसे जैसे बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ रहा है, एक तो जो करंट टॉपिक चल रहा है इसको भी रिवाइज करना होगा, और एक जो टेस्ट में टॉपिक आ रहा है उसको रिवाइज करना होगा। तो किस तरीके से मैनेज करना है ये तुम्हें देखना होगा। जितना स्टार्टिंग के दिन में मौज मस्ती किए हो उतना ज्यादा अब पढ़ना होगा। नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल सकता है एवरेज पर्सन के तरह। ठीक है, अगर थोड़ा सा डिसेंट मार्क्स लाना है जिससे तुम बाद में किसी को बताओगे तो वहां पे एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था इसलिए मेरा मार्क्स कम आया। ठीक है, क्योंकि इस बार तो सारे लोग के पास एक्सक्यूज है कोरोना का, लेकिन वो एक्सक्यूज जब तुम बोलोगे इन फ्यूचर 2-3 साल के बाद तो लोग हंसेंगे तुम, क्योंकि ये समय पढ़ने के लिए था, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। तो एक बार आज वाला टॉपिक जरूर रिवाइज करना सभी लोग। आज के टॉपिक से किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।